हेलो एवरीवन। हिस्ट्री टेकिंग के इस सेशन में जो चैप्टर नंबर सेकंड था हमारा पीडियाट्रिक्स क्लिनिकल बुक का, उसमें हमने देख लिया था प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स तक। मतलब यहाँ तक देख लिया था हमने कि कोई भी चीफ कंप्लेंट पेशेंट के पास लेके आ रहा है तो क्या क्या होगा, क्या बातें होंगी, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ये आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक आइडिया है, मैं मान के चलता हूँ और पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती है कई तरह से डिवाइडेड। जैसे प्रेजेंट इलनेस की, पास्ट इलनेस जो पास्ट में मान लो 1 साल पहले 2 साल पहले किसी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ या कोई मेजर सर्जरी हुई, ऐसी पास्ट हिस्ट्री में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो डिफरेंट हिस्ट्री होती है, पेरेंटल हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, हम उन सब के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो इस वक्त में हिस्ट्री जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में हिस्ट्री की जानकारी कैसे, और इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया है द इन्फॉर्मेंट शुड बी एनकरेज टू गिव डिटेल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस। कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेंट है हमारा, यानी कि जो हमारे पेशेंट के साथ आया है, या तो पेशेंट मैच्योर इनफ है वो, या फिर जो पेशेंट के साथ आया है वो जो हमको जानकारी दे रहा है, वो कम से कम इतना उसको पता होना चाहिए कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस इलनेस के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस, विदाउट द हेल्प ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब बिना पूछे ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेशेंट है ना, और वो आके आपके पास बैठा, ठीक है, तो वो उससे आप पूछें कि बताइए क्या हुआ है, तो वो इतनी कहने के बाद ही वो कहना शुरू कर दे कि सबसे पहले मुझे खांसी हुई थी, उसके बाद मेरा गला ख़राब होना शुरू हुआ, फिर मुझे बुखार हुआ, बाकी जो भी आगे की बातें हैं वो बिना पूछे, मतलब कि इतना ज़्यादा हमें वो ना करना पड़े प्रेजेंट हिस्ट्री के लेके। ठीक है, तो वो उस चीज़ को बोलने और बताने के लायक हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेंट की क्वालिटी इन्होंने पहले बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है यू मस्ट पुट द पेरेंट और अटेंडेंट एट ईज एंड एनकरेज हिम और हर टू टॉक फ्रीली। ठीक है, यहाँ तक बस सिंपल बात इन्होंने बोला है कि उससे पूछें प्यार से या इजीली कि हाँ बताइए क्या हुआ है। अब हमें क्या क्या जानना है, द मोड ऑफ ऑनसेट, कैसे बीमारी आई, कोर्स ऑफ डिसीज, है ना, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी रिसीव्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ऑल केसेस। अब आप मान लीजिए कोई बड़े हॉस्पिटल में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट सीधा आपके पास चल के फर्स्ट टाइम में आ जाएगा। ठीक है, तो वो पहले कहीं मेडिकल स्टोर से, खुद से, गूगल से, है ना, इन सब चीज़ों से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। ठीक है ना, मान लो किसी का गला खराब हो गया, उसमें से सिट्राजीन खा लेते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें पूछना चाहिए पहले कि आपने जो अब तक का ट्रीटमेंट लिया है खुद से या जैसे भी, क्या क्या ले लिया है। ठीक है ना, और जो ऊपर बातें हैं द मोड ऑफ ऑनसेट वगैरह, ये सब पूछना है उससे। ठीक है, नेक्स्ट, द पेरेंट आर वेरी keen to tell you what the previous doctors thought about the child's illness and often use terms like rheumatism, weak liver, है ना। अब आप किसी कोई भी जो पेशेंट के साथ होगा, है ना, हमारे चाइल्ड के साथ जो भी होगा पेशेंट के साथ, उसके जो पेरेंट या फिर इन्फॉर्मेंट होते हैं वो ऐसे बताएंगे कि हाँ इस बच्चे को ऐसे हुआ था, उन वाले डॉक्टर साहब ने ऐसा ऐसा कहा था। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर देना है, उन सबको ध्यान भी रखना है, प्लस अपनी डायग्नोसिस अलग से बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड नॉट ब्रश देम असाइड बट एश्योर देम दैट यू शैल सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बट लेट मी अंडरस्टैंड और ग्रेस्प द प्रॉब्लम। जो मैंने भी बात बताई, उन सब चीज़ों को साइड में रख के आप अपनी तरफ से डायग्नोसिस बनाएंगे कि मैं अपने हिसाब से देखूंगा, पहले मुझे समझने दीजिए, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे कि पुराने वाले डॉक्टर ने इसको क्या बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, ए डिटेल इंफॉर्मेशन pertaining to various symptoms manifested by the patient should be elicited। मतलब सिम्टम्स को देखकर हमें उसका पता लगाना चाहिए कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता लगानी चाहिए उसके सिम्टम्स को देख के, जितना भी सिम्टम्स उसके बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
द सिम्टम्स रेफरेबल टू वेरियस बॉडी सिस्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स मान लीजिए जीआईटी से रिलेटेड है ना, और हमारे न्यूरो से रिलेटेड है, उनको रिव्यू करके इन ऑर्डर में, ठीक है, ध्यान रखना है। मान लीजिए सबसे पहले वो बात बोल रहा है कि हाँ न्यूरो वाला है उसको अलग रखना है, जीआईटी वाले को अलग रखना है ना, यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं वो अलग रखने हैं, ऐसे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द साइट ऑफ डिसीज़, जिससे हम पता लगा सकें कि वो डिसीज़ इस वाली जगह में हुई थी, इस वाली जगह में हुई थी, या यहाँ से शुरू हुई है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द हिस्ट्री शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेदर द डिसीज़ इज़ लोकलाइज्ड टू ए स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम और इज़ जनरलाइज्ड इन्वॉल्विंग द सेवरल बॉडी। इसमें 3 बात कही हैं कि हिस्ट्री आपने अगर पता लगा ली है, हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस की, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है या फिर किसी या फिर जनरल मूवी, मतलब सारी बॉडी में, लाइक फीवर है तो वो पूरी बॉडी में फीवर है, ठीक है। अभी कहीं पे चोट लगे हाथ में या उंगली में तो वो एक ही जगह पे है ना, ऊपर स्किन में है, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ सिस्टम इज़ टू आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल साइट एंड इटोलॉजी ऑफ डिसीज प्रोसेस। सेम बात है फिर से वही कि सिम्टम्स को पर्पज़, हमारा जो सिम्टम्स हम पूछते हैं उनका पर्पज़ क्या है हमारा, कि उसकी पता लगा सकें कहाँ पे ये प्रॉब्लम है और वो उसका कॉज क्या है, कैसे वो हुई है। द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉमन सिम्टम्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बता रहा है तो उसके हिसाब से हम सिम्टम्स के हिसाब से किधर की तरफ हम अपनी डायग्नोसिस को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, जो भी चीज़ें समझ में ना आए आप पूछ लीजिएगा एक बार फिर कमेंट में, है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इन्होंने सिम्टम दिया है क्राई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं बड़ा सा, एक सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास है, ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला सिम्टम है वो है क्राई। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी आप बच्चा लेके आएंगे पहले उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी, अब वो मुंह से तो बता नहीं पाएगा तो वो रोएगा, अलग अलग तरीके की वो बातें बताएगा, मतलब रो के कहेगा, है ना। अब इसके ऊपर हमारे काश्यप संहिता में, ठीक है, एक चैप्टर दे रखा है वेदना अध्याय, है ना। मैं रिकमेंड करूँगा आप उसको जाके सही से पढ़ें, उसके सारे सिम्टम्स को याद करें कि कैसे वो वेदना अध्याय में बताया गया है कि अगर शिशु को कहाँ पे पीड़ा हो रही है तो वो किस प्रकार से रोता है ना। तो वेदना अध्याय चैप्टर में ये सब दिया गया है, ठीक है, काश्यप संहिता में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। क्राई सबसे पहला है। क्राई इज़ द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट सिग्नल ऑफ डिसकम्फर्ट, बोर्डम और हंगर। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब हंगर है, बच्चे को भूख लग रही है तो भी वो क्राई करेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेलिजेंट मदर कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्राई ऑफ ए वेल बेबी फ्रॉम दैट ऑफ ए सिक बेबी, ठीक है। अब इंटेलिजेंट मदर, यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड का कोई मतलब नहीं है वैसे। मदर अगर बच्चे के साथ रह रही है, वेदर शी इज़ इंटेलिजेंट और नॉट, वो पता लगा लेती है कि बच्चे को क्राई जब कर रहा है बच्चा तो उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो नॉर्मल क्राई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 24 आवर्स में से अप्रोक्स जितने टाइम भी मदर जाग रही होती है तो वो बच्चे के साथ ही होती है, 16 to 18 आवर्स और लाइक 14 आवर्स, है ना, बच्चे के साथ रहती है। तो उसको सब पता रहता है कि बच्चे को कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर मदर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मदर आपकी कह रही है कि नहीं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रो तो रहा है और वो कुछ अलग रो रहा है ना, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो आप इस चीज़ को सीरियसली ही लेंगे, ठीक है। अगर वो बच्चा रो रहा है, ऐसा मदर कह रही है कि ये हमारा बच्चा अलग तरीके से रो रहा है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से रो रहा है, तो उसको आप सीरियसली लेंगे और उसकी
क्लिनिकली उसको जांच करेंगे सही से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। इन्फेंट्स विद पेनफुल कंडीशंस लाइक इंटेस्टाइनल कोलाइक, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेटरी और ट्रोमेटिक कंडीशंस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, टॉर्सन ऑफ टेस्टिक्स, ये सब प्रॉब्लम बताई हैं। इनमें आर लाइकली टू हैव incessant unconsolable crying and they can be pacified by cuddling और feeding, ठीक है। दे कैन नॉट बी, इन्होंने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइनल कोलाइक, इंटेस्टाइन कोलाइक मतलब इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी है, ट्रोमेटिक कंडीशन है, बोन्स में जॉइंट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा, या टॉर्शन ऑफ टेस्टिस, ऐसी प्रॉब्लम्स में जिसमें पेनफुल कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आप उसे कडलिंग कर लेंगे या फीडिंग कर देंगे तो वो चुप हो जाएगा, वो चुप नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है। तो अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है थोड़ी बड़ी है, थोरोली इसकी जांच करनी है, ठीक है। इस बात को यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है क्राई इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ हाइपोक्सिया इन इन्फेंट्स। हाइपोक्सिया हो रहा होगा, मान लो उसे ऑक्सीजन की कमी हुई है तो भी वो क्राई करेगा, ठीक है। विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड, नेक्स्ट उन्होंने बोला या फिर हो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़, है ना, तो भी क्राई करेगा, ठीक है। लाइक सांस नहीं आ रही है तो ऐसे रुक रुक के क्राई करेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे रुक के फिर क्राई करेगा, ओके। ए हाई पिच्ड श्रिल क्राई इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखो यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक क्राई बताया है, ये आपको याद रखना है ना, और अपनी बुक में स्टार मार्क कर लेना है। ए हाई पिच्ड श्रिल क्राई, है ना, बहुत तेज़ी से लाइक ई ऐसे ऐसा साउंड आ रहा है, इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेरेब्रल इरिटेशन, मतलब उसके सेरेब्रल में इरिटेशन हो रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर ब्रेन में, या फिर इरिटेशन हो रहा है। और कौन सी प्रॉब्लम्स में, रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया उसे, मान लीजिए क्रेनियल कैपेसिटी है, किसी भी कारण से उसका सिर लग गया या फिर कुछ भी हो गया, उसमें फ्लूइड बढ़ रहा है, उसमें टेंशन बढ़ रही है ना, तो उसकी वजह से जो क्राई होगा वो थोड़ा मैंने अभी बताया हाई पिच्ड होगा, ठीक है। टेटनस नियोनेट्रम, सारी बॉडी एकदम श्रिंक करती जा रही है, टेटनस हो रहा है, अकड़ रही है, ऐसी कंडीशंस में, है ना, वो हाई पिच्ड क्राई करेगा, ठीक है। इन सम कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस, नेक्स्ट पेज पीछे लिखा था, इन सम कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पीरियोस्टाइटिस, ये सारी बोन से रिलेटेड है, ठीक है। एब्सिस, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पेरिटोनियम में सूजन, ठीक है। द क्राइंग बिकम्स वर्स व्हेन चाइल्ड इज पिक्ड अप, अब उसको आप उठाएंगे, वो लेटा है शांति से, पहले थोड़ा सा रो रहा है, जैसे ही आप उसे उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं तो उसका जो क्राई है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि इसमें अर्थराइटिस जैसी, ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी इन प्रॉब्लम्स को हो रही हैं, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं, दीज चिल्ड्रंस आर रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, मैंने जैसा बताया। होर्स क्राई इज़ ए फीचर ऑफ एक्सेसिव क्राइंग, होर्स मतलब लाइक होर्स साउंड होती है, लाइक पिग साउंड, होर्स साउंड लाइक खर की साउंड बीच में आती रहती है ना, होर्स रफ साउंड, उसको बोला है होर्स साउंड इज़ ए फीचर ऑफ एक्सेसिव क्राइंग, ठीक है। क्रेटेनिज्म, लेरिंजाइटिस, लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस एंड पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट रिकरेंट, एक सेकेंड, यहाँ तक याद रखने हैं हमको, ये रिलेट करके, ये लंग से रिलेटेड है ना, लेरिंजाइटिस, लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस और पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजल नर्व ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ बाई डायलेटेड मेन पल्मोनेटरी ट्रंक, पल्मोनेटरी ट्रंक यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ से जो नेक रीजन का एरिया है ना, नेक और चेस्ट रीजन, अपर चेस्ट रीजन का, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनमें भी सूजन, लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, है ना, या फिर पैरालिसिस हो गया लेरिंजल नर्व का, जिससे कि जो हमारा लेरिंग्स है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके कंडीशन में होर्स क्राई होगा या फिर एक्सेसिव क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्राइंग ड्यू टू टेम्पर टेंट्रम और फसीनेस इन ए हेल्दी प्री स्कूल चिल्ड्रन 6 months to 3 years may be followed by breath holding spell,
उसने बोला है कि टेम्पर टेंट्रम या फिर फजीनेस की कंडीशंस में जो बच्चे रोते हैं वो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल लाइक रोक रोक के रुक जाएंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे देखते हैं हम, द चाइल्ड यूजुअली क्राइज और स्क्रीम लाउडली, होल्ड्स द ब्रीथ। इन्होंने इस बात को बताया ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्राई क्या होता है। पहले रोएगा बच्चा थोड़ी देर के लिए, फिर होल्ड करेगा ब्रेथ को अपने को, है ना, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, एंड बिकम ब्लू और पेल। ठीक है, अब रो रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है यहाँ पे, अब वो रो रहा है, रोने के बाद लाइक सांसें अपनी रोक ली 20-30 सेकंड के लिए। उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि हाँ ये सांस ले रहा हूँ तो ऐसे चल रहा है ना, तो उसने रोक लिया, तो फिर वो ब्लू सा पड़ने लग जाएगा, पेल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्राई। ठीक है, रेयरली द चाइल्ड में एग्जिबिट सीजर लाइक एक्टिविटी। अब उसको उसकी वजह से सीजर हो सकते हैं क्योंकि जो ब्लड होगा ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा, साइनोसिस कंडीशन आ रही है साइनोसिस की, इसीलिए। ठीक है, इन ए चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्राइंग इज ए फीचर ऑफ साइनोटिक और टेट स्पेल। अब उसको किसी चाइल्ड को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, ठीक है, CHD का एक पार्ट। ठीक है, अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है तो उसमें ओबियसली उसको साइनोसिस उसका फीचर रहेगा। ठीक है, मतलब बॉडी पेल या फिर ब्लूइश हो जाएगी ड्यू टू लेस, कमी हो जाएगी ना ऑक्सीजन की हमारी। ठीक है, ओके। क्राई के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया है, 2-3 तरह की बातें हमने देखी हैं, एक बार समअप करके बताता हूँ मैं, मतलब समअप करने की कोशिश करते हैं। 2-3 बातें हमने देखी है, एक्सेसिव क्राई कब हो गई है, होर्स क्राई कब है, ब्रेथ होल्डिंग क्राई कब है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, है ना, और कब वो जब लेटा रहता है अनडिस्टर्ब, है ना, कोई बच्चा, तो तब कैसी क्राई कर रहा है ना, और जब उसको उठा लेते हैं तब ज़्यादा क्राई करता है, तो कौन सी सिचुएशंस होती हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फीवर। अब क्राई के बाद ये दूसरी बात है कि फ़ीवर किसी भी बच्चे को आ जाता है ना, ज़्यादातर देखते हैं फ़ीवर आ गया है ना, छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फ़ीवर जाए, लाइक जॉन्डिस में फ़ीवर हो गया, है ना, या फिर किसी और वजह से फ़ीवर हो गया, तो हमको पता लगाना है कि कैसे हो रहा है ना, अगर फ़ीवर हो रहा है तो वो किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द नॉर्मल बॉडी, एक सेकेंड, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड विद इन ए नैरो रेंज ऑफ 90। सबसे पहले पता रहना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारा, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 0.7, है ना, तो 98 या 99 तक हो तो वो नॉर्मल है हमारा। ठीक है, फीवर इज डिफाइन, और हमारा फीवर किस चीज़ को डेफिनेशन करते हैं, फीवर की डेफिनेशन है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। फीवर इज़ डिफाइंड एज एन एलिवेशन ऑफ ओरल टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा ज़्यादा चला गया टेम्परेचर तो हमें फीवर कहेंगे उसे। फीवर का ही दूसरा नाम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। पायरेक्सिया ही क्या मतलब फीवर होता है, हाइपर पायरेक्सिया मतलब और भी ज़्यादा फीवर हो गया है। ठीक है, पायरेक्सिया मतलब फीवर, हाइपर पायरेक्सिया मतलब फीवर से भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है, मतलब कौन सी स्टेज हो गई है, 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से जैसे ही स्केल ऊपर जाएगी उसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, उसमें हमें इमरजेंसी मेजर लेने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑनसेट ड्यूरेशन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर कैसा है, कंटिन्यूस रेमिटेंट, है ना, बीच बीच में रुक के आ रहा है, 2 दिन, जैसे स्टेप लेडर होता है, स्टेप लेडर टाइप होता है, लाइक 1 दिन आया, 2 दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन आ रहा है। ठीक है, ऐसे उसके बारे में हमें जानना चाहिए, शुड बी इंक्वायर्ड। ठीक है, पेल एब्स्टिन रिलैप्सिंग फीवर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, ये फीवर का नाम है कोई, पेल एब्स्टिन रिलैप्सिंग फीवर। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एपिसोड ऑफ फीवर लास्टिंग फॉर 3 to 10 डेज, 3 to 10 डेज तक आपका फीवर रहेगा, फॉलोड बाई ए फेब्राइल पीरियड्स ऑफ 3 to 10 डेज, एंड इज़ ए क्लासिकल फीचर ऑफ होजकिन डिसीज़। ठीक है, होजकिन डिसीज़ का भी एक क्लासिकल फीचर है, 3 से 10 दिन तक फीवर रहेगा, फिर 3 से 10 दिन नहीं रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट यंग चिल्ड्रंस कैन नॉट कंप्लेन चिल्स, परसेप्शन,
बट राइगर्स में बी ऑब्जर्व, है ना। अब उनको चिल्स वैसे एक तरह से कोल्ड हो रहा है तो उनको एक तरह से हम पता नहीं कर सकते फिर भी, बट राइगर्स मतलब ऐसे राइगर्स कहते हैं एकदम ऐंठ सा जाना, है ना शरीर को, वो हम देखेंगे। ऑब्जर्व बाई द मदर, मदर अगर हाथ में लिए या जैसे भी उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको राइगर्स हो रहे हैं, तो हम ये देख के पता लगाएंगे। गूज स्किन हो सकती है, वेगरस शेकिंग मूवमेंट, है ना। ट्रेमर्स, ऐसे ट्रेमर्स आ रहे हैं उसको, तो हम उससे पता लगाएंगे। When body temperature never touches normal and daily fluctuations are less than 1 डिग्री सेल्सियस, कभी भी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं रह रहा है टेम्परेचर और हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस यानी 37 से कम ही रह रहा है, इज़ डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूस फीवर, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस फीवर है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात, व्हेन द डेली फ्लक्चुएशन एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस, एक्सीड करेगा 2 डिग्री सेल्सियस तो इसको हम बोलेंगे रेमिटेंट और हेक्टिक फीवर। ध्यान देना, when body temperature never touch normal and daily fluctuation are less than 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएशन कम है, ठीक है। मान लो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रह रहा है ना, 100.8 रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे रहा है 100.5, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इसको फीवर है, कंटिन्यूस फीवर। अगर डेली फ्लक्चुएशन 2 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब एक दिन पहले दिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, नेक्स्ट डे 103 फ़ारेनहाइट, ठीक है, नेक्स्ट डे हो गया 101 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो डेली फ्लक्चुएशन 2 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, उसको बोलेंगे रेमिटेंट और हेक्टिक फीवर, विच इज़ कैरेक्टराइज बाई फीचर ऑफ सेप्टिसीमिया एंड कावासाकी डिसीज़, उसको सेप्टिसीमिया या कावासाकी डिसीज़ हो सकती है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इवनिंग राइज ऑफ फीवर अकर्स इन मोस्ट इन्फेक्शंस बट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कोई भी आता है आपके पास पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब शाम को बुखार हमें चढ़ जाता है, दिन भर हम सही रहते हैं, शाम को हमें फीवर आ जाता है, ठीक है। हमारे बच्चे को, हमारा 2 साल का बच्चा है, शाम को इसमें गर्मी से ऐसे लगता है गर्म हो रहे हैं हाथ पैर, तो आप उसको बताएंगे कि इसको टीबी वाला फीवर हो सकता है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सेकंड चॉइस रहेगी, फर्स्ट चॉइस हमारी ये रहेगी। इसका टेस्ट कराएंगे हम, उसके बाद हमें पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप फीवर की, इंटरमिटेंट पायरेक्सिया। इंटरमिटेंट पायरेक्सिया क्या होता है, टेम्परेचर में टच और रिमेन नॉर्मल डेली, ठीक है, एवरी अल्टरनेट डे। टर्शियन मतलब पहले दिन नॉर्मल, दूसरे दिन फीवर, तीसरे दिन नॉर्मल, और आफ्टर एवरी 2 डेज, यानी पहले दिन नॉर्मल, 2 दिन बीच में निकल गए, तीसरे दिन और चौथे दिन फिर से बुखार, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट पायरेक्सी। अब इसके टाइप है यहाँ पे, पहले टर्शियन बोल दिया उन्होंने, दूसरा उन्होंने बोला है क्वार्टन। क्वार्टन वाला था 2, टर्शियन वाला तो था 1, बीच में 1 दिन फीवर, फिर ऐसे, ठीक है। क्वार्टन वाला 2 दिन का गैप, फिर से ऐसे, ठीक है। कोटिडिशियन फीवर अकर्स ड्यू टू ए नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग जुवेनाइल क्रोनिक, ये किसकी वजह से होता है, क्रोनिक आर्थराइटिस हो। टर्शियन फीवर अकर्स क्लासिकली ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। अब आपके कोई भी ये तो ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। टर्शियन फीवर ज़्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या मलेरिया की वजह से होता है, और क्वार्टेशन फीवर होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से, है ना। वाइवेक्स वाला हमारा कॉमन होता है, बोलते हैं कि हमारा पहले दिन तो बुखार आया, दूसरे दिन सही रहा, फिर से बुखार आ गया इसको, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि हाँ इसका टेस्ट करा के देखो, प्लाज्मोडियम का पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, या फिर जैसे भी निकलेगा हम उसको उसकी तरफ, हमको उस तरफ डायग्नोसिस अपनी लेके जानी है, ठीक है। हाउएवर, हाँ, इन्होंने बोला है कि एंटीपायरेटिक्स, मान लीजिए हमें फीवर हो जाता है तो तुरंत शाम को पायरेटिक लगे खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादातर क्लासिकल पैटर्न देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि बुखार हो रहा है तो एक दिन हो गया बुखार, सोचते थे अरे उतर जाएगा, पानी की पट्टी रख ली, है ना, तो सर पे पानी की पट्टी रख ली तो उससे शायद उतर जाए, तो नेक्स्ट डे नहीं उतरता था, मतलब पहले दिन हो रहा था उतार दिया हमने कैसे ही, या वेट कर लिया, दूसरे दिन हमारा नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर से फीवर हो गया, ठीक है। तो इससे क्लासिकल पैटर्न देखने को मिलता था। अब क्या है, फर्स्ट डे ही हम शाम को ला के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, सेकेंड डे फिर से एंटीपायरेटिक खा लेते हैं, तो क्लासिकल पैटर्न हमको देखने को कम मिलता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मिलता है, ठीक है।
ड्यूरिंग थेरेपी फीवर में सेटल डाउन क्विकली विद इन 6 to 12 आवर्स विद मार्क्ड स्वेटनिंग क्राइसिस और स्लोली ओवर सेवरल डेज या लाइसिस। उन्होंने कहा है कि या तो 6 to 12 आवर्स में अगर फीवर सेटल हो जाता है तो उसको क्राइसिस बोला है, स्लोली ओवर सेवरल डेज बहुत दिनों तक होगा तो लाइसिस बोलेंगे उसे, ठीक है। मतलब काफ़ी थोड़ा सा वो करके जाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों में जाएगा तो। नेक्स्ट इन्होंने बोला है हाइपरथर्मिया। यहाँ पे हमारे 3 टर्म्स हो गए हैं, मैं भी बताऊँगा। हाइपरथर्मिया इज डिफाइंड एज एन अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर homeostasis because of unregulation, rise in heat production, decrease in heat dissipation और failure of hypothalamic thermoregulation। एक रीज़न हो सकता है हमारा हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन सही नहीं हो रहा है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर कम हो गया है। हाइपोथर्मिया मतलब सॉरी हाइपरथर्मिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी हमारी कौन सी, फीवर या पायरेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो थी हमारी सेकंड नंबर पे थी हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। उसका मतलब था हमारा 105 डिग्री सेल्सियस से सॉरी फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है तब। नेक्स्ट हमारा है था क्या था थर्ड वाला, ये हमारा हाइपरथर्मिया जिसमें अल्ट्रेशन होगा बस, ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से, ड्रग्स की वजह से, है ना, हाइपरथर्मिक थर्मोरेगुलेशन की वजह से, है ना, इनकी वजह से अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरथर्मिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कफ, वोमिटिंग एटसेट्रा। आगे किसमें, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। मान लीजिए उसको किसी पेशेंट को कफ हो जाता है किसी कारण, तो क्या क्या वो चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो वरना और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी इसमें किसी भी टर्म को लेके, किसी लाइन को लेके प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बाकी जैसा भी हो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।